नमस्कार एंड सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का स्कोर अप क्लास 11-12 के प्लेटफॉर्म पे। देखो दोस्तों, तुमको वो कन्वेंशनल रिपीटेड सवाल तो हर कोई करवा देगा। मैं कुछ अलग लेकर आया हूं, कुछ हटके सवाल लेकर आया हूं तुम्हारे लिए। ऐसे सवाल जो कि पेपर में आए हुए हैं और मैक्सिमम बच्चे बेटा इन सवालों में फंसे हैं। तो मैंने 2023 का पेपर, 2024 का पेपर बेटा एनालाइज किया है। इसके साथ साथ जो तुम्हारा ऑफिशियल सैंपल पेपर होता है उसको भी एनालाइज किया है और 7 सवाल बेटा तुम्हारे लिए ढूंढे हैं। अगर तुम ये 7 सवालों को समझ पा रहे हो, लगा पा रहे हो, कर पा रहे हो तो तुम्हारी तैयारी एकदम टॉप नॉच है और तुमको आइडिया भी लग जाएगा कि यार सीबीएसई ज्यादा से ज्यादा टफ क्या पूछ सकता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, तुमको बहुत सारी चीजें हो सकता है सीखने को मिले। पहला सवाल आप लोगों के सामने है बेटा, एकदम सिंपल स्टेटमेंट लग रही है लेकिन ट्रिकी सवाल है, मैं बताऊंगा क्यों। Cot inverse 3x plus 5 is greater than pi by 4, then find the range of the values of x। सबसे पहला स्टेप यहां पर आप क्या करोगे, आई थिंक ये हर बच्चा यहां पर एनालाइज कर लेगा और यहां तक तो कर ही लेगा हर बच्चा कि भाई cot इनवर्स 3x plus 5 ग्रेटर देन हो जाएगा पाई बाय 4, मतलब cot इनवर्स 1। अब यहां से क्या हो जाएगा भाई, 3x plus 5 ग्रेटर देन 1। बस यहीं पर ही गड़बड़ हो जाएगी तुमसे। क्यों है ये गलत, क्यों है ये गलत, ध्यान से समझना। इसलिए बेटा तुम्हारे बेसिक्स ना अच्छे से बिल्ड होने चाहिए, तब जाके तुम ऐसे सवालों में ये सिली मिस्टेक्स नहीं करोगे। बेटा कॉट इनवर्स का ग्राफ बताना, चलो 0 से पाई के बीच में लिख रहा हूं, ठीक है। 0 से पाई के बीच में बना रहा हूं ग्राफ को। तुमको पता है इसका ग्राफ कुछ ऐसा जाता है। तो ग्राफिकल नॉलेज तुम्हारी अच्छी होनी चाहिए। ऐसे इन डेप्थ सवाल भी पूछे जा रहे हैं बेटा बोर्ड एग्जाम में। तुमको पता है ये पाई बाय 2 वाला पॉइंट है, यहां कहीं बेटा पाई बाय 4 आ जाएगा, ठीक है। यहां कहीं पाई बाय 4 आ गया, एनालाइज कर लिया। अब मेरे को एक बात बताओ, इसका ग्राफ तुमको डिक्रीजिंग नेचर का दिख रहा है या फिर इंक्रीजिंग नेचर का दिख रहा है? तो तुमने ये इनइक्वालिटी को इंक्रीजिंग नेचर समझ के क्यों खोल दिया? हो गई ना गलती। तो बेटा यहां पर चीजें ऐसे नहीं, यहां पर इनइक्वालिटी ऐसे खुलेगी। अब आएगा तुम्हारा सही उत्तर। यहां से तुमको x क्या मिलेगा, लेस देन -4/3, यानी माइनस इंफिनिटी से -4/3 इसका करेक्ट उत्तर है। यहां पर गड़बड़ होगी मैक्सिमम बच्चों से। दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। अगेन बेटा सवाल तुमको बहुत आसान लगेगा लेकिन ट्रिकी है और बहुत बच्चे इसमें फंसेंगे। मैं बता भी रहा हूं कहां फंसाएगा सवाल तुमको, ध्यान से देखना सवाल को। ऐसा सवाल आए ना बेटा, तुम लोग जो तुमको डोमेन और कोडोमेन दे रखी है उसको अपने दिमाग में अच्छे से बसा लो। r+2 -5 टू इंफिनिटी। r+ का मतलब क्या है, ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स के बारे में सोच के चलना है डोमेन को, और -5 टू इंफिनिटी आपकी कोडोमेन हो गई। आपको जैसे यहां पर क्वाड्रेटिक फंक्शन दिखता है ना, हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि भाई जल्दबाजी में है, एग्जाम में बेटा प्रेशर अलग होता है, घर में तो ये चीजें बहुत अच्छी से दिख जाती हैं। तो जिन भी बच्चों ने इस सवाल को गलत किया होगा भाई, मैं पक्का पक्का समझ पा रहा हूं कि वो हड़बड़ाहट में ना ऐसी चीजें गलत हो जाती हैं, इसलिए तो आपको सिखाने आया हूं। बेटा आप लोग फटाफट से देखोगे क्वाड्रेटिक फंक्शन है, यू इमेजिन करोगे क्योंकि a ग्रेटर देन 0 है और सोच डालोगे कि यार सर ये 1 1 तो नहीं हो सकता। लेकिन एक बात बताओ, उसने कहां बोला यहां पे डोमेन r लिख रखा है क्या? नहीं। तो तुम डोमेन के हिसाब से सोचो ना। अगर ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोच भी रहे हो तो डोमेन के हिसाब से सोचो, नहीं तो तुम f(x1) = f(x2) वाला तो लगाओगे ही लगाओगे, और वो सबको आता ही है। मैं इसमें ग्राफिकल अप्रोच तुमको बताता हूं। सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ, अगर तुमको एक क्वाड्रेटिक फंक्शन दे दिया जाए जिसमें a ग्रेटर देन 0 और मैं पूछूं कि यार ये मिनिमा वाला पॉइंट कौन सा है, कहां पर अकर करेगा ये, तो तुम लोगों को अब तो बेटा मैक्सिमम मिनिमा तुम पढ़ लिए हो, तो तुम लोग यहां पे पॉइंट ऑफ मिनिमा निकाल सकते हो डिफरेंशिएट करके। नहीं भी तुमको आता है तो भी तुमको पता है कि 10th में ही तुमको ये रिजल्ट बता दिया जाता है, x = -b/2a पर ये कार्यक्रम होता है। तो चलो यहां से फटाफट से -b/2a निकाल लेते हैं। इसके बराबर होगा -6/18, यानी कि -1/3। तो एक बात बताओ, ये चीज हो रही होगी बेटा x = -1/3 से, और तुम्हारी डोमेन है क्या, 0 से लेके इंफिनिटी। 0 से लेके इंफिनिटी तुम्हारी नॉन जीरो रियल नंबर्स, यानी कि ये तुम्हारी नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। 0 डाल सकते हो तो 0 पे बेटा ये वाली चीज आ जाएगी। तो 0 से लेके इंफिनिटी तक तुम यहां पर x की वैल्यू सोच सकते हो। तो ऑब्वियस सी बात है, ये -1/3 है, तो यहां पर कहीं मान लो x = 0 होगा। तो तुमको बेटा इसका ग्राफ इसके राइट में ही तो लेना है। तो क्या अब ये 1 1 हो गया? तुम लोग बोलोगे यस सर हो गया, 1 1 बिल्कुल हो गया। तो 1 1 के लिए ओके मिल गया हमको। अब हम चेक करेंगे ऑन टू के लिए हमको पता है कोडोमेन हमको दी गई है -5 टू इंफिनिटी। तो बेटा देखो यहीं से ही तो ग्राफ उठना चालू हो रहा है x = 0 से, तो x = 0 डालोगे तो तुमको -5 ही तो मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन -5 से ही उठना चालू होगा और इंफिनिटी तक जाएगा। तो आपकी रेंज भी बेटा यही हो गई जो यहां पर कोडोमेन दिया हुआ है, यानी कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया।
यही खासियत होती है बेटा ऐसे सवालों की कि वो यहां पर आपको फंसा देगा। आप इसको नजरअंदाज करके सीधा सीधा फंक्शन पढ़ोगे और आपको ऑप्शन फटाफट चमक जाएंगे और आप आगे यहाँ पे टिक करके आगे बढ़ जाओगे। बाद में घर आके रियलाइज होगा अरे यार यहाँ पे तो ये सिली एरर कर दिया। अगेन बेटा सवाल आसान है, लेकिन बच्चे क्यों फंसते हैं ऐसे सवालों में? क्योंकि हमने बेटा मॉडुलस वाले जो सवाल करे हैं उसमें हमने ना लीनियर फंक्शंस वाले सवाल करे होते हैं, हमने क्वाड्रेटिक फंक्शन वाले सवाल नहीं करे होते। तो ऐसे सवालों के लिए आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, रटने से कुछ नहीं होगा। आपको समझ आना चाहिए कि बेटा ये कैसे ब्रेक करी जाती है। तो आप लोगों को चाहे यहां पर किस भी टाइप का फंक्शन दे दिया जाए बेटा, उसका 0 पॉइंट टारगेट करो। ठीक है, सबसे पहले बेटा 0 पॉइंट निकालने की कोशिश करो। 0 पॉइंट कैसे निकलेगा? जो यहां पर फंक्शन है इसको 0 से इक्वेट करो, तो तुमको पता चल रहा है x और फिर x-2। देखो फटाफट से अब यहां पर बेटा एक बार इसको ना सेव करना पड़ेगा, वरना ये वाला भूतिया गेम होता रहेगा यहां पर। तो फटाफट से इसको हम क्विकली सेव कर देते हैं। ठीक है, 30 सेकंड लगेंगे, बस मेरे को 30 सेकंड देना, मैं इसको ऐसे ही रैंडमली ABC से सेव कर देता हूं। चलो अब ये वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। अब तुमको पता चल गया x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2, ये तुम्हारे 0 पॉइंट है। तो इन्हीं के अबाउट बेटा तुम लिमिट के बारे में सोचोगे। अब तुमको 0 से कोई मतलब है क्या? नहीं है, क्योंकि 1 से 3 जाना है। तो बेटा अब तुम सिर्फ और सिर्फ 2 के बारे में सोचो। अगर तुम 2 से ऊपर की वैल्यू डालते हो तो ये कैसे, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा। और अब 2 से नीचे की वैल्यू सोचो, और बेटा 1 से 2 के बारे में ही सोचो ना, वहीं पे तो तुमको काम है। तो 2 से तुम नीचे की वैल्यू सोच रहे हो, ये ऑब्वियसली पॉजिटिव रहेगा, ये भाई नेगेटिव हो जाएगा, तो यहां आ गया नेगेटिव। तो अब तुम इसके अकॉर्डिंग बेटा अपने यहां पे लिमिट को ब्रेक कर दोगे। 1 से लेके 2 में नेगेटिव है, तो ये कैसे खुलेगा भाई? 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस यहां पर हो जाएगा बेटा ये 2 से लेके 3, और ये पॉजिटिवली खुलेगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x dx। अब इसके बाद बेटा एकदम बेसिक तुम्हारा इंटीग्रेशन है यहां पर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 नहीं, 2 से 2 तो कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बाय 3। ठीक है, 1 से लेके 2 प्लस ये हो जाएगा अपना एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स स्क्वायर 2 से लेके 3। यहां पर बेटा वैल्यूज डालोगे। चलो पूरा सॉल्व कर ही लेते हैं ना, फटाफट से हो जाएगा ये। इसको हटा रहा हूं मैं, पूरा सॉल्व कर लेते हैं। आप भी पैरेलली सॉल्व करते रहिए, फटाफट से इसमें लिमिट्स डालिए। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 8/3। ठीक है, उसके बाद माइनस आएगा बेटा आपका 1, है ना, माइनस आएगा आपका 1, और ये हो जाएगा 1/3 माइनस माइनस प्लस में खुलेगा बेटा ये। अब यहां पे डाल रहे हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका 3 डालोगे बेटा, तो ये हो जाएगा आपका 27/3 9, 9 माइनस 9 0 हो जाएगा, इसको हटाओ। और फिर 2 डालो यहां पर बेटा, तो ये हो जाएगा माइनस 8/3 और प्लस 4। ठीक है, बस यही बचा, कुछ रह तो नहीं गया। चलो तो ये हो गया बेटा 4 4 8 और माइनस 1 7, और ये हो गया माइनस 16/3 प्लस 1/3 माइनस 15/3, यानी कि माइनस 5। आंसर आपका 2 आएगा। एक बार प्लीज क्रॉस चेक कर लेना, आई थिंक आंसर इसका 2 आएगा। चलो बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट सवाल की तरफ। हाँ जी, ये सवाल बेटा तुम्हारे ऑफिशियल सैंपल पेपर में था, बहुत अच्छा सवाल है। इसका सॉल्यूशन तक देख के बच्चों को नहीं समझ आ रहा था कि भाई ये सवाल आ गया तो मैं एग्जाम में कैसे डील करूंगा, क्योंकि इसमें भाई भारी पीएनसी इन्वॉल्व कर दी थी। ऑफिशियल सैंपल पेपर का जो सॉल्यूशन आता है उसमें आप लोगों ने देखा होगा इसका सॉल्यूशन, तो उसमें उसने काफी भारी पीएनसी लगा रखी है और इस सवाल को फालतू के लिए ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया। लेकिन इस सवाल को हम बहुत इजीली विदाउट पीएनसी भी डिकोड कर सकते हैं। इस सवाल के लिए बेटा मैंने स्पेशल वीडियो बना रखी टफेस्ट प्रॉब्लम करके, ये 1 के व्यूज हैं इस पे, 12 दिन पहले डाली थी। इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको यहाँ पर 10 मिनट का मिल जाएगा, इसलिए मैं इस वीडियो में इसके लिए टाइम नहीं लगा रहा हूं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं चैनल पे वीडियो सेक्शन में इसका सॉल्यूशन है, जाके देख लेना। ऐसा सॉल्यूशन तुमको नहीं मिलेगा, बहुत आसानी से ये टफ प्रॉब्लम को तुम क्रैक कर लोगे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। हाँ जी भाई, ये वाला सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहले तो यहां पर बच्चों को दिक्कत कहां आई? ग्राफ बनाने में। हम लोग पैराबोला, हम लोग एलिप्स, सर्कल, इनके अराउंड तो सवाल लगा लेते हैं, तो ग्राफ बनाना आसान होता है। लेकिन यहां पर थोड़ा सा अपने फंक्शन को उसने क्या किया? मॉडिफाई कर दिया। cos x बनाने को बोलूंगा सब बना लोगे, cos 2x बनाना है और उसके आगे फिर 20 भी छपा हुआ है। तो सबसे पहले इसका ग्राफ बनाना सीखो, और आपको दिया हुआ है π/6 से π/3 की कहानी आपको सोचनी है। तो सबसे पहले बेटा देखो ग्राफिकल
ग्राफ को जब तुम अप्रोच करोगे तो सोचोगे कैसे बेटा, तुम लोग चालू वहीं से करते हो, बेस फंक्शन से चालू करते हो, cos x तुम्हारा बेस फंक्शन है, तो यहां पर cos x के बारे में सोचो बेटा कि तुम्हारा cos x का जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा होता है। बोलो हाँ या ना। चलो इसको आगे भी बढ़ा देते हैं, रोक क्यों रहे हैं, है ना। यहां पर तुम्हारी वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है बेटा 1, ये तुम्हारी मिनिमम वैल्यू कहां होती है बेटा, -1 हो गई ये मिनिमम वैल्यू। ये हो गया तुम्हारा जीरो वाला पॉइंट, कहां आता है बेटा ये, यहां पर जीरो है, फिर π/2 है, फिर यहां कहां जाओगे बेटा, ये आएगा पाई पे, फिर 3π/2 पर, फिर 2π पे, ये सब चीजें ऐसे चलती रहती है। मैं इसको मेंशन भी कर देता हूं एक बारी। ये हो गया आपका π/2 की कहानी। ये हो गई बेटा cos पाई -1 होता है। ये हो गया आपका cos 3π/2, अगेन जीरो, और यहां पर जो मैक्सिमा आएगा दोबारा से 2π पर आएगा। अब आप लोगों को सोचना है कि अगर cos x की जगह cos 2x होता तो ग्राफ में क्या चेंज हो जाएगा। एक बात बताओ बेटा, अगर अभी x इज इक्वल टू π/2 पे जीरो मिल रहा था, तो यहां पर x इज इक्वल टू π/4 रखोगे अगर तुम, तो तुमको ये अंदर वाली चीज एंगल π/2 के बराबर ही दिखेगा। मतलब जो चीज अभी π/2 पर हो रही थी वो π/4 पर हो जाएगी, जो चीज पाई पर हो रही थी वो π/2 पे हो जाएगी। तो ऐसे तुमको दिख रहा है, विजुअलाइज करो, श्रिंक हो जाएगा, ये थोड़ा सा निचुड़ जाएगा ऐसे। तो बस cos x से अगर तुमको cos 2x जाना है तो तुमको कुछ करना नहीं है, अपने ग्राफ को बस थोड़ा सा निचोड़ देना है। निचोड़ किस तरीके से देना है, अब ये वाली चीज बेटा π/4 पर हो रही होगी, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू अभी भी 1 ही रहेगी तुम्हारी, तो बेटा तुम्हारा ग्राफ ना कुछ ऐसे चला जाएगा, देखो बस निचोड़ दिया तुमने और कुछ नहीं। ये वाली चीज कहां होगी बेटा, ध्यान से देखना, बहुत टाइम लगा के समझा रहा हूं ताकि आपको ऐसे सवाल आए तो दिक्कत ना हो। अब ये चीज हो जाएगी तुम्हारी π/4 पर। ये वाली चीज कहां हो जाएगी, जो पहले पाई पर हो रही थी अब वो कहां होगी बेटा, π/2 पर होगी। समझ पा रहे हो कहानी को, बोलो। π/2 पर होगी। अब थोड़ा सा सोचो, अभी 20 को भूल जाओ और अब सोचो π/6 से π/3 के बारे में तुमको सोचना है। तो ये π/4 है, π/6 कहीं यहां होगा बेटा, और π/3 कहीं यहां होगा π/2 से पहले। अब 20 मल्टीप्लाई कर रखा है, मतलब और कुछ नहीं बेटा, जो ये एम्पलीट्यूड बोलते हो ना तुम, इसको बढ़ाना है तुमको 20 टाइम्स। तो इस ग्राफ को ऐसे ही रखो, इसका हॉरिजॉन्टली इसको ऐसे ही इमेजिन करो, बस वर्टिकली इसको 20 टाइम्स कर दो। तो बेटा तुम्हारा ग्राफ कैसे चला जाएगा, ध्यान से समझना। अब मैं फाइनल ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, उसके बाद तो इस सवाल में कोई जान ही नहीं है, क्योंकि उसने बोला है कि ये स्केच आपको बनाना पड़ेगा। अगर आप ये स्केच नहीं बनाते, ऐसी सवाल को कराएंगे तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे मुन्ना। तो फटाफट से अब हम लोग बेटा ड्रॉ करने वाले हैं y इज इक्वल टू 20 cos 2x के ग्राफ को, और उसको π/6 से π/3 में वो कैसा दिखेगा हम लोग दिखा देंगे। तो भाई अब मेरी कहानी यहां से अगर चालू हो रही है तो मेरा ये पीक वाला पॉइंट क्या है, 20 टाइम्स 1, 20 से चालू होगा अब, ठीक है। तो देखो मेरी कहानी कुछ ऐसी चलेगी, इसको थोड़ा सा और एक्सपैंड करके बनाता हूं ताकि मैं शेडेड रीजन आपको अच्छे से दिखा सकूं। अरे ये क्या हो गया भाई, देख रहे हो यही हो रहा है बस, स्मार्ट बोर्ड ही साथ नहीं दे रहा हमारा। चलो भाई ये है तुम्हारा 20, y इज इक्वल टू 20 वाला पॉइंट। अब तुमको देखो क्या करूं मैं, बताओ, आ जाओ। अब तुमको बेटा पता है ये है π/4, तो फटाफट से π/6 बना लो। ये हो गया तुम्हारा π/6, x इज इक्वल टू π/6। दोबारा से इसको सेव करना पड़ेगा वरना ये खेलता रहेगा ऐसे। x इज इक्वल टू π/6, और बेटा यहां पर कहीं तुम्हारा होगा x इज इक्वल टू π/3। अब तुमको सिंपल सी चीज है बेटा, ये वाली फिगर आउट करनी है चीज, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन फिगर आउट करना है। यही तुम्हारा बेटा शेडेड रीजन है। तुम लोग एक काम करो, इसमें से किसी भी एक को पकड़ लो और उसको 2 गुना कर देना, तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा। यहां से तुम लोगों को π/6 से π/4 की कहानी लेनी है। इसको क्या करना है बेटा, π/6 से π/4 की कहानी लेनी है, इसको 2 गुना कर देना है, अंदर आ जाएगा तुम्हारा 20 cos 2x dx। बस यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। लेकिन मेन मुद्दा क्या है, ये ग्राफ को समझना और ग्राफ बनाना कैसे है बेटा उसको समझना। तो ऐसा नया टाइप का सवाल भी आ सकता है तुम्हारे एग्जाम में। बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगेन इक्विवेलेंस क्लासेस पे वैसे ही बच्चा नहीं पढ़ता है, और अगर इतना कंसेप्चुअल सवाल पूछ ले वो, तो वैसे ही बच्चे छोड़ाएंगे। क्या कह रहा है सवाल, a relation R defined on set A, x belongs to the set of integers, और बेटा इंटीजर्स भी 0 से लेकर 10 तक ले सकते हो, दोनों इंक्लूसिव है।
As R x is equal to y is given to be an equivalence relation, the number of equivalence classes is, मतलब बेटा 0 0 1 1 2 2 3 3 अप टू 10 10 ऐसी टाइप की तुमको चीज दिखेगी, और वो पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस कितना होगा। तो जितने आपके ऑर्डर्ड पेयर्स हैं दोस्त, उतने ही तो आपके इक्विवेलेंस क्लासेस हो जाएंगे, क्योंकि जीरो को जीरो के अलावा आप किसी से रिलेट ही नहीं कर सकते, वन को आप वन के अलावा किसी से रिलेट ही नहीं कर सकते, टू को टू के अलावा किसी से रिलेट ही नहीं कर सकते। तो जीरो की इक्विवेलेंस क्लास में जीरो ही है खाली, वन की इक्विवेलेंस क्लास में वन ही है खाली। तो टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस कितनी हो जाएंगी, टोटल कितनी बाइफर्केशंस हो जाएंगी बेटा इस सेट की, 11। हेंस द आंसर इज 11। 10 मत कर देना बेटा, जीरो को भी, जीरो से लेकर 10 तक काउंट करोगे तो 11 हो जाएंगे टोटल। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। बेटा ये लास्ट सवाल है, ठीक है, इसको ध्यान से समझना। टू रॉटन एप्पल्स आर मिक्स्ड विद, थोड़ा सा बेटा क्लैरिटी का इशू होगा लेकिन मैं पढ़ देता हूं। टू रॉटन एप्पल्स आर मिक्स्ड विद, दो बेटा हमारे पास रॉटन एप्पल्स हैं, ठीक है, उनको हमने मिक्स कर दिया 8 अच्छे एप्पल्स के साथ, गुड वंस के साथ, गुड एप्पल्स। फिर क्या बोल रहा है वो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रॉटन एप्पल्स। तो आप बेटा एक रैंडम वेरिएबल को यहां पर जन्म दोगे। इफ 3 एप्पल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, 3 एप्पल्स आप निकाल रहे हो, तो उसके हिसाब से आपको बताना है फाइंड द मीन ऑफ रॉटन एप्पल्स। तो सबसे पहले बेटा हमको अब x के बारे में सोचना पड़ेगा कि x क्या क्या वैल्यू ले सकता है, उसके हिसाब से हमको बेटा सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी पड़ेगी, फिर हमको प्रोबेबिलिटी लिखनी पड़ेगी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते वक्त, और फिर मीन निकलेगा। तो सबसे पहले बेटा x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है। अब बेटा x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, अगर आप 3 एप्पल निकाल रहे हो बेटा, हो सकता है उसमें से एक भी रॉटन ना हो सकता है उसमें से एक रॉटन हो, और बेटा मैक्सिमम 2 ही रॉटन है, तो अपने पास हो सकता है कि भाई 3 में से 2 रॉटन निकल जाए और एक आपका फ्रेश यानी कि अच्छा एप्पल निकल जाए। तो x की वैल्यू बेटा 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। तो सबसे पहले हम लोग फिगर आउट करेंगे बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 का मतलब है भाई देखो, सबसे पहले तो आपके पास टोटल 10 एप्पल हैं, जिसमें 2 आपके खराब हैं, 8 आपके सही हैं। आपको बेटा यहां से 3 एप्पल निकालने हैं, और आपको चाहिए कि एक भी सड़ा हुआ एप्पल ना लिख ले। तो ऑब्वियस सी बात है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 किसके बराबर हो जाएगा, यहीं से ही मेरे को 8 में से ही 3 चाहिए, तो मैंने 8 में से 3 चूज कर लिए, डिवाइडेड बाय टोटल 10 में से 3 निकालने हैं, तो 10c3। सिमिलरली बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 क्या होगा। x इज इक्वल टू 1 का मतलब है कि तुमको बताना है कि भाई एक रॉटन निकल जाए, 2 ये निकल जाए, टोटल 3 निकालने हैं, तो 2 में से तुम एक चूज कर लोगे, मल्टीप्लाइड बाय 8 में से तुम क्या करोगे बेटा, 2 चूज कर लोगे, और टोटल तुमको 10 में से 3 निकालने हैं। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3 x इज इक्वल टू 2 किसके बराबर होगा, आई एम सॉरी 2, मतलब अब तुमको 2 रॉटन निकालने हैं, एक ये निकालना है। तो अब तुम्हारा गेम हो जाएगा बेटा 2c2 मल्टीप्लाइड बाय 8c1 अपॉन 10c3। बस इनको कैलकुलेट करके तुम लोग क्या करोगे, यहां पर वैल्यूज लिख लेना भाई, और फिर मीन निकालने के लिए अब कुछ करना नहीं है बेटा, कॉरेस्पॉन्डिंगली क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना, तुमको तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। मेन गेम यही था कि तुम ये कर पा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि पीएनसी से तुम भागते हो, तो तुम लोगों को ये चीज बहुत आराम से समझाई है बेटा। अब इस टाइप का सवाल आएगा तो तुम लोग नहीं फंसोगे। अब तुम्हारा एक काम है, इस वीडियो के बाद जाके बेटा इसका सॉल्यूशन देख लेना जरूर अच्छे से। 10 मिनट में मैंने वहां पर एक्सप्लेन किया हुआ है, वीडियो तुमको दिखा दी है मैंने, और तुम्हारा सॉल्यूशन वो अलग है। तुम्हारे जो सैंपल पेपर में या फिर बाकी तुमको चैनल्स पे सॉल्यूशन दिखेगा, पीएनसी वाला भयंकर सॉल्यूशन वैसे सॉल्व नहीं करवाया है, आसानी से समझ आ जाएगा, एक बार ही देख लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।